नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पंडित आपके साथ। आज हम फिर हाजिर बुरी तरह हारने वाले जनरल मुनीर को प्रमोशन उनके नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान में निभाई गई अहम भूमिका की दलीलों के साथ मिला है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, जहां मुंह की खाने के बाद भी किसी आर्मी चीफ की पीठ थपथपाई जा रही है। अब आसिम मुनीर तामुर फील्ड मार्शल रहेगा और पाकिस्तान में कर्ज के पैसों से वेतन पाता रहेगा। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चिटा दी और अंदर घुसकर उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। भारतीय जाबाजों ने हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी। बावजूद इसके पाकिस्तान ने अपनी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोशन का इनाम देते हुए फील्ड मार्शल बना दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ, जो लगातार सवालों के घेरे में है। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल में क्या है अंतर? आर्मी चीफ ये पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा बॉस होता है, जिसे 4 सितारा जनरल कहते हैं। ये सेना की कमान संभालता है, जंग की रणनीति बनाता है और सुरक्षा से जुड़े फैसले भी लेता है। यह पद आमतौर पर 3 साल के लिए होता है और सरकार, प्रधानमंत्री मिलकर इसकी नियुक्ति करते हैं। फील्ड मार्शल 5 सितारा रैंक है, जो सेना में सबसे ऊंचा और बेहद खास होता है। यह कोई रोज का काम करने वाला पद नहीं है, यह आजीवन रहता है और सिर्फ खास मौके पर दिया जाता है। यह बस एक चमचमाता हुआ तमगा है, जिसका कोई बड़ा काम नहीं। सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश या सियासी खेल? आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बार 1959 में अयूब खान ने इसी तमगे को लेकर तख्ता पलट कर दिया था। हो सकता है कि आसिम मुनीर के मन में भी वही ख्वाब पल रहे हों। जैसा कि दुनिया को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सैन्य ताकत की पोल खुल गई। भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी कैंप और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। इस दौरान आसिम मुनीर के बंकर में छिपने की खबरें भी आई, जिसने उसकी साख को ठेस पहुंचाई। फिर भी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। आपको बता दें, प्रमोशन तब हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार की किरकिरी हो रही है। कुछ लोग इसे हार के बाद भी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश मानते हैं, तो कुछ इसे सियासी खेल कह रहे हैं। कर्जदार पाक में जनरल मुनीर की
मौज। फील्ड मार्शल को आजीवन सैन्य अधिकारी माना जाता है और वो अपनी मृत्यु तक इस रैंक और सुविधाओं के हकदार रहते हैं। ऐसे में आसिम मुनीर की मौज है और वह पूरी जिंदगी सैलरी और भत्ते के साथ लग्जरी लाइफ जीता रहेगा। खबरों के मुताबिक जनरल मुनीर को हर महीने करीब 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं, जो भारतीय रुपए के करीब 75,000 के करीब होते हैं। आर्मी चीफ मुनीर को ऐसे वक्त में प्रमोशन और सुविधाएं मिल रही हैं जब पाकिस्तान बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब का लोन दिया है, क्योंकि देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कई इलाकों में भुखमरी जैसे हालात हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही मायने में कर्ज के भरोसे ही चल रही है और देश पर $130 अरब से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज हो चुका है। यह कर्ज पाकिस्तान के GDP का करीब 42% है और पड़ोसी मुल्क IMF का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। भारत से दुश्मनी मोल लेना मुनीर की आदत। आपको बता दें कि आसिम मुनीर के 17 महीने के कार्यकाल में ऐसे कई संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल ले सकता है। शुरुआत में इमरान की गिरफ्तारी पर आंतरिक असंतोष के कारण वो पीछे हट गए थे, लेकिन मुनीर ने सेना पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यहाँ तक कि अपने विरोधियों को हटाकर उनकी जगह वफादारों को नियुक्त कर दिया। तब से वह पाकिस्तान में सिर्फ सेना प्रमुख से ज्यादा की हैसियत रखते हैं। दरअसल पाकिस्तान की इस नापाक हरकतों से पीछे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर सबसे बड़ा साजिशकर्ता माना जाता है और उसी के उकसावे के बाद पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया और उसके बाद ही भारत पाक के बीच जंग के हालात बन गए। पुलवामा अटैक की रची थी साजिश। आपको बता दें कि आसिम मुनीर न सिर्फ उपमहाद्वीप में छाए तूफान की वजह है, बल्कि वो खुद भी तूफान है। यह महज संयोग नहीं है कि वो कुख्यात पाकिस्तानी जासूस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI का प्रमुख था, जब इसने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके 6 साल बाद मुनीर, जो अब असल में पाकिस्तान का सर्वेसर्वा है, एक बार फिर भारत के निशाने पर है, क्योंकि वह पहलगाम आतंकी हमले का कथित मास्टरमाइंड है। हालांकि मोदी सरकार ने 2 दशकों में घाटी में सबसे भीषण नागरिक नरसंहार का करारा सैन्य जवाब दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पाकिस्तान में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। सिंध प्रांत में नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। उन्होंने सिंध के गृह मंत्री के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, आग लगा दी। पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और DSP सहित कुछ अन्य घायल हो गए। इस रिपोर्ट को देखिए। पाक में पानी का संकट, आगजनी हिंसा, पानी के लिए मचा हाहाकार। सिंध में गृह मंत्री का घर जलाया, बंदूकें लेकर आए थे प्रदर्शनकारी। सिंध प्रांत में नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ झड़प, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। अचानक गर्म हो गया चोलिस्तान नहर का मुद्दा। सिंध सरकार और केंद्र की शहबाज सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को क्या रोका, वहां बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें कि सिंधु नदी के पानी के लिए आंदोलन जारी है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर विवादास्पद नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया है। वहीं घटना की निंदा के साथ ही पड़ोसी देश में इसे आतंकवादी गतिविधि करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों के विरोध प्रदर्शन पर कोई बैन नहीं है, लेकिन राजनीतिक शख्स के घर पर हमला साजिश हो सकती है। उधर सिंध के गृह मंत्री ने भी एक बयान जारी किया है और घटना की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा मुश्किलों से घिरा है।
जहां एक तरफ बलूचिस्तान में अस्थिरता है तो दूसरी तरफ उसका सिंध प्रांत भी जल उठा है। सिंध में नहर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के नौशहरों फिरोज जिले में स्थित आवास पर धावा बोलकर सत्ता के सामने चुनौती पेश कर दी है। बलूचिस्तान नहर का मुद्दा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेतृत्व वाली सिंध सरकार और केंद्र की शहबाज शरीफ सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार चोलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर 6 नहरों के निर्माण की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन PPP और सिंध प्रांत के अन्य राजनीतिक दल इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। क्या है विवाद की जड़? बलूचिस्तान कैनल सिस्टम की अनुमानित लागत 211.4 अरब रुपए है और इस प्रोजेक्ट के जरिए हजारों एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य जमीन में बदलना था। प्रोजेक्ट के तहत 400,000 एकड़ जमीन पर खेती की योजना थी, लेकिन सिंध में इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध हो रहा था, जिसमें राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, एक्टिविस्टम और वकील शामिल थे। प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे सिंध में रैलियां और धरना प्रदर्शन किए गए। इसे देखते हुए पिछले महीने इस प्रोजेक्ट को कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल (CCI) ने अस्वीकार कर दिया। खबरों के मुताबिक CCI की बैठक के बाद पाकिस्तान की PMO की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सभी प्रांतों के बीच आपसी समझ और आम सहमति के बिना कोई भी नई नहर नहीं बनाई जाएगी। जब तक प्रांतों के बीच व्यापक समझौता नहीं हो जाता, तब तक केंद्र किसी भी योजना पर आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल CCI के निर्णय के बावजूद सिंध में प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा और सरकार ने प्रदर्शनकारियों से इसे समाप्त करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान सरकार ने सिंधु नदी प्रणाली पर 6 नई नहरों के निर्माण की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण किया जाना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बांध के जरिए पाकिस्तान सरकार सिंध के पानी को पंजाब प्रांत में ट्रांसफर करना चाहती है, जिसका मकसद पंजाब के 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में पानी ले जाना है। सिंध के निवासियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट उनके जल अधिकारों का उल्लंघन करती है और पहले से ही जल संकट झेल रहे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ट्रंप ने जिस गोल्डन डोम स्कीम को मंजूरी दी है वो है क्या? अमेरिका को अब इसकी जरूरत क्यों है और उसको किस तरीके से हमले और हथियारों से खतरा महसूस हुआ है? अमेरिका का यह गोल्डन डोम इजराइल के आयरन डोम से कितना अलग होगा? आइए जानते हैं विस्तार से। क्या है यूएस की गोल्डन डोम योजना? ट्रंप ने गोल्डन डोम योजना का किया ऐलान। 175 अरब डॉलर की लागत से बनेगा डिफेंस सिस्टम। हजारों सैटेलाइट तैनात कर मिसाइल हमलों से होगा बचाव। अमेरिका का महाकवच 175 अरब का होगा सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम। कितनी महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम योजना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया, इसे गोल्डन डोम का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना का लक्ष्य अमेरिका को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना है। दरअसल यह कुछ उसी तरह है जैसा इजराइल के पास आयरन डोम नाम की एक एयर डिफेंस प्रणाली है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया को बताया कि पूरा होने के बाद गोल्डन डोम दुनिया के किसी भी कोने से या अंतरिक्ष से दागी गई मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। इस योजना के तहत पृथ्वी की कक्षा में हजारों छोटे सैटेलाइट तैनात किए जाएंगे। सैटेलाइटों के इस नेटवर्क से आने वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सकेगा। ये उन पर नजर भी रख सकेगा और लॉन्च होने के तुरंत बाद नष्ट कर सकेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि इस प्रणाली को उनके कार्यकाल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इसके लिए अगले साल के बजट में 25 अरब डॉलर और कुल मिलाकर 175 अरब डॉलर का खर्च अनुमानित है। ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि इस प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका नेतृत्व वाइस चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशंस जनरल माइकल गुटेल करेंगे। लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकना चुनौती। बता दें कि गोल्डन डोम को नई तरह की मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डेड सिस्टम से निपटना होगा। वही लागत को लेकर भी अनिश्चितता है। जहां ट्रंप ने 175 अरब डॉलर का अनुमान दिया, वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह खर्च 161 से 542 अरब डॉलर तक हो सकता था और पूरी तरह बनने में दशकों लग सकते थे। बता दें कि 1983 में भी ऐसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम का सपना देखा गया था, लेकिन सोवियत संघ के पतन से पहले यह पूरा नहीं हो सका। फिलहाल अमेरिका के पास छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने की प्रणालियां हैं, लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों को बड़े पैमाने पर रोकना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट ने इसे जरूरी कदम बताया है। कहा यह भी जा रहा है कि अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए गोल्डन डोम अमेरिका को मजबूत सुरक्षा दे सकता है। हालांकि चेतावनी ये भी दी जा रही है कि यह प्रणाली जटिल और महंगी है और इसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण स्थिति चिंताजनक है। ब्रिटेन सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2 मई को बाद 101 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है, जिनका उल्लेख डेथ सर्टिफिकेट पर किया गया है। ये संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले 65% ज़्यादा है। इससे पहले जनवरी में एक सप्ताह में 111 मौतें दर्ज हुई थी। हालांकि भारत में केस जरूरी मिले हैं, लेकिन फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए। दुनिया में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। ब्रिटेन में कोविड से मरने वालों की संख्या एक हफ्ते में 2 गुना बढ़ी। डरा रही कोरोना की रफ्तार। दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि चौंकाने वाली। भारत में भी हाल के हफ्तों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए। भारत में अधिकांश मामले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से सामने आए हैं। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 इस तेजी के लिए जिम्मेदार। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण स्थिति चिंताजनक है। ब्रिटेन सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 मई के बाद 101 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई, जिनका उल्लेख डेथ सर्टिफिकेट्स पर भी किया गया है। यह संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले 65% ज्यादा है। इससे पहले जनवरी में भी एक सप्ताह में 111 मौतें दर्ज हुई थी। हालांकि ये आंकड़े भी नवंबर 2023 में आए 273 साप्ताहिक मौतों के मुकाबले कम है, लेकिन अचानक आई ये बढ़त चिंता पैदा कर रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 इस तेजी के लिए जिम्मेदार है। ये वेरिएंट दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है और ग्लोबली एक प्रमुख स्ट्रेन बन गया है। यही कारण है कि कई देशों में संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। केवल ब्रिटेन ही नहीं, एशिया के कई देशों में भी कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिंगापुर में 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले 11,100 से बढ़कर 14,200 हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की औसत संख्या भी 102 से बढ़कर 133 हो गई है। हांगकांग और सिंगापुर सहित एशिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण के फिर से बढ़ने के बीच भारत के स्वास्थ्य अधिकारी कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पुडुचेरी में 12 नए मामले सामने आए हैं। पहले इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले बुखार को अब कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है।
कर्नाटक में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले सामने आए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी एक दिन में 7 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2023 में महामारी के खत्म होने की घोषणा की थी, लेकिन कोविड-19 वैश्विक स्तर पर अभी भी फैल रहा है। भारत में अधिकांश मामले हल्के हैं और सिर्फ कोरोना से मौत या ICU में भर्ती होने का नए मामलों से संबंध नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में कई सवाल है कि भारत में कोरोना को लेकर क्या जोखिम हो सकता है और ये कितना खतरनाक है। राज्य स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र का कहना है कि मुंबई में इस साल जनवरी से अब तक कोविड-19 से संबंधित 2 मौतें हुई हैं। इन लोगों को एक ही समय में 2 या उससे अधिक बीमारियां थी। मृतकों में से एक को हाइपोकैलेस्मिया दौरे के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, जबकि दूसरा कैंसर का मरीज था। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये मौतें कोविड-19 के कारण नहीं, बल्कि हाइपोकैलेस्मिक दौरे के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।